हाय, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आप लोगों के सामने न्यूटेरिक बायोलॉजी क्लासेस के चैनल में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। इसमें हम लोग फिर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम समय नहीं गंवाते हुए आप लोगों का यह सवाल का जवाब अब दे रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एनाट्रोप्स बीजांड होता है। आपका ऑप्शन होता है, इसमें सीधा होता है, उल्टा होता है, गोल होता है, वक्र होता है। तो आप गौर कीजिए इस एनाट्रोप्स बीजांड के इमेज पर कि ये इमेज में देखिए कि आपका बना हुआ है कि यह नीचे की ओर जो है आपका माइक्रोपाइल है और ऊपर की ओर इसमें केलाजल दिखा रहा है, केलाजा। तो अर्थात यह हमेशा ही उल्टा होता है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने में है, कुछ पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोध होता है जिसके कारण परागकण मुश्किल से होता है। जिसके कारण परागन अर्थात पॉलिनेशन मुश्किल से होता है। अर्थात यहाँ पे आप इमेज में देखिए, दिखाया जा रहा है कि एंथर वह छोटा है, नीचे है, और आपका ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टिग्मा, ये ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसमें पोलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राकृतिक अवरोध हो रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, हर्कोगेमी। ठीक है ना बच्चों, इसमें हर्कोगेमी ये कंडीशन कहलाता है। अर्थात इसमें प्राकृतिक अवरोध हो रहा है जिससे पोलिनेशन या तो नहीं होता है या बहुत ही मुश्किल से होता है। नेक्स्ट सवाल है, भ्रूणकोश की उत्पत्ति किससे होती है। प्राग्नलिका, पोलन ट्यूब, लघु बीजाणु, माइक्रोस्पोर, बीजाणुधानी, स्पोरेंजियम, गुरु बीजाणु, मेगास्पोर। तो इसमें एम्ब्रायोसेक की जो उत्पत्ति होती है वह मेगास्पोर से होती है। ठीक है, और इसमें देखिए जैसे फिगर में दिखाया गया है कि ये मेगास्पोर मदर सेल्स जो होती है, इसी मेगास्पोर मदर सेल्स में मियोसिस डिवीजन होता है और इसमें से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का निर्माण होता है। और इसी 4 मेगास्पोर में से 1 जो है वो फंक्शनल होता है और 3 नॉन फंक्शनल होता है। जो 1 फंक्शनल होता है वही क्या करता है, आगे देखिए ये पिक्चर में दिखाया गया एम्ब्रायोसेक का फिगर, यह एम्ब्रायोसेक का निर्माण करता है। तो अर्थात एम्ब्रायोसेक का निर्माण किससे होता है, तो इसका निर्माण मेगास्पोर से होता है। पहले मैक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं। तो मैक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे टेपेटम कहते हैं। ठीक है, ये पिक्चर में भी आपका गौर कीजिए, यहाँ पर भी जो है ये टेपेटम को दिखाया गया दोनों जगह में, और इस पिक्चर को स्पष्ट किया गया है कि टेपेटम जो है वह क्या करता है, स्पोर को घेरे हुए रहता है जो आगे चल करके पोलन ग्रेन का निर्माण करता है। तो इस पोलन ग्रेन को जो पोषण मिलता है वो टेपेटम के द्वारा ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है, सेमल में किसके द्वारा पोलिनेशन की क्रिया होती है। तो सेमल में पोलिनेशन की क्रिया जो होती है वह चमगादड़ के द्वारा होती है। ठीक है ना, तो याद रखना हम लोगों को कि सेमल का जो पौधा होता है उस पौधे में पोलन ग्रेन को कैरी करने का जो काम करता है, जो स्टिग्मा तक पहुंचाता है, वह कौन पहुंचाता है, तो चमगादड़। ठीक है, तो सेमल में चमगादड़ के द्वारा पोलिनेशन की क्रिया होती है। अब इनमें कौन द्विगुणित है। ठीक है, द्विगुणित का अर्थ होता है डिप्लॉयड है। तो देखिए इसमें आपका दिया गया है अंड कोशिकाएं अर्थात एग सेल, सहायक कोशिकाएं सिनर्जिड सेल्स, द्वितीय केंद्रक अर्थात सेकेंडरी न्यूक्लियस या इसे पोलर न्यूक्लिया भी कहते हैं। इसके बाद है एंटीपोडल सेल्स। ठीक है ना, तो इसमें एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड सेल्स और एग सेल्स ये सभी हैप्लॉइड होती है, जबकि पोलर न्यूक्लिया अर्थात जिसे हम सेकेंडरी न्यूक्लियस या सहायक कोशिकाएं कहते हैं, यह क्या होता है, डिप्लॉयड सेल्स होती है। ठीक है ना, तो आपका सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस अर्थात द्वितीय केंद्रक। क्वेश्चन है कि बीजांड यानी ओव्यूल के बीजांडकाय अर्थात oocyte में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं। तो इसे गुरु बीजाणु मातृकोशिका अर्थात मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। ठीक है, यानी कि ओव्यूल
का जो oocyte सेल्स होता है, जो अंतिम स्पोरोसाइट्स का जो अंतिम स्टेज होता है, ठीक है ना, उसे ही मेगास्पोर मदर सेल्स कहते हैं। ये 2n होता है अर्थात डिप्लॉयड होता है और इसी में मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद जो है 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल आता है आपका पोरोगेमी में प्राग नलिका अर्थात पोलन ट्यूब किस होकर के प्रवेश करती है, भ्रूणकोश में किस होकर के प्रवेश करती है। तो पोरोगेमी में पोलन ट्यूब जो एम्ब्रायोसेक में प्रवेश करती है वह माइक्रोपाइल होकर के प्रवेश करती है, ठीक है ना, याद रखना है इस ऑप्शन को। हम लोगों का नेक्स्ट सवाल है एंजियोस्पर्म प्लांट में बीज के निर्माण के समय सेकेंडरी न्यूक्लियस परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन है एम्ब्रायो, इंडोस्पर्म, कोटिलिडन, सीड कोट। तो इसमें इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है अर्थात जब सेकेंडरी न्यूक्लियस मेल गैमीट के साथ फ्यूज करता है तो वह क्या बनाता है, इंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष का निर्माण करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का प्रागकोश भित्ति अर्थात एंथर वॉल में निम्न में से कौन नहीं होता है। तो एंडोथेसियम, उसके बाद है मध्य परतें, टेपिटम, इंटोग्यूमेंट। तो इसमें जो है इंटोग्यूमेंट नहीं पाई जाती है। आप पिक्चर पे गौर कीजिए, देखिए इसमें आपको इंडोथेसियम स्पष्ट तौर पर है। इसके बाद मध्य परतें जिसको हम लोग मिड लेयर्स कहते हैं ये भी प्रेजेंट है। टेपेटम जो एक पोषक पदार्थ को मतलब पोषण करने का ये काम करता है, पोषक पदार्थ होता है टेपेटम, और लेकिन इंटोग्यूमेंट जो होती है ये इसमें एब्सेंट होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कि एंथर वॉल में इंटोग्यूमेंट नहीं पाई जाती है। भ्रूणकोश एम्ब्रायोसेक में निम्नांकित में कौन सा नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है एग एपरेटस, अंडसमुच्च, 2 ध्रुवीय केंद्रक अर्थात पोलर न्यूक्लियाई, गुरु बीजाणु जनन कोशिका अर्थात मेगास्पोरोजेनेसिस सेल्स, और है एंटीपोडल सेल्स। तो इसमें देखिए एंटीपोडल सेल्स ऑलरेडी पिक्चर में दिया गया है, पोलर न्यूक्लिया भी दिया गया है, एग सेल्स भी दिया गया है। एग सेल्स और सिनर्जिट सेल्स को ही सामूहिक रूप में एग एपरेटस कहा गया है। लेकिन पिक्चर में आपका मेगास्पोरोजेनेसिस सेल्स जो है गुरु बीजाणु जनन कोशिकाएं नहीं दिखाया गया अर्थात एम्ब्रायोसेक में मेगास्पोरोजेनेसिस सेल्स जो है एब्सेंट होता है, नहीं पाई जाती। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्पोरोजेनेसिस सेल्स। सवाल है केंद्रीय भ्रूणकोश न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाद ऑप्शन दिया गया है सेल वॉल का निर्माण होता है, सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है, एक बड़ी तथा एक छोटी कोशिका बनती है। तो यहाँ पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बाद जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का निर्माण होता है तो इसमें सेल वॉल का निर्माण नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का निर्माण कहलाता है। अगर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का निर्माण के समय सेल वॉल का निर्माण होता तो वह सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता। सेल वॉल नहीं बनने के कारण ही इसे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहा जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेल वॉल का निर्माण नहीं होता है। अब सवाल है जायगोट से एम्ब्रायो बनने तक की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो चलिए हम इसे डिफिनेशन के तौर पे हम पहले समझते हैं। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जायगोट से एम्ब्रायो का निर्माण होता है एम्ब्रायोजेनेसिस कहलाता है। तो बच्चों अब आपको ऑप्शन से पता चल गया होगा कि जायगोट से एम्ब्रायो बनने की क्रिया को एम्ब्रायोजेनेसिस कहते हैं। तो अब सवाल है पेरिस्पर्म परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है। ऑप्शन आता है आपका oocyte, एम्ब्रायो, एम्ब्रायोसेक, सीड कोट। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा कि पेरिस्पर्म किसका बचा हुआ भाग है। तो पेरिस्पर्म न्यूसेलस अर्थात बीजांडकाय का बचा हुआ भाग होता है। पेरिस्पर्म न्यूसेलस का बचा हुआ भाग होता है और यह डिप्लॉयड होता है। परंतु अगर हम इंडोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो इंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉयड होता है अर्थात द रिमेन्स ऑफ द पेरिस्पर्म ओवेरियन बॉडी occurs which is diploid but embryo nutrition is triploid। चलिए सवाल है इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है। तो देखिए एरिल शरीफा में, लीची में,
और मरीस्टिका में पाया जाता है, लेकिन आम में एरिल नहीं पाया जाता है। यह फल का जो है एडिबल पार्ट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल अब है, चमगादड़ द्वारा पोलिनेशन की क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली, केरोप्टेरोफिली और हाइड्रोफिली। तो ऑर्निथोफिली में पक्षी के द्वारा होता है, एंटोमोफिली में इंसेक्ट के द्वारा होता है और हाइड्रोफिली में जल का द्वारा होता है। तो अब आपका ऑप्शन क्या बच जाता है यहाँ पर? केरोप्टेरोफिली। तो चमगादड़ द्वारा जो पोलिनेशन की क्रिया होती है उसे केरोप्टेरोफिली कहा जाता है। स्नेल के द्वारा, घोंघा के द्वारा पोलिनेशन की क्रिया क्या कहलाता है? ऑप्शन है मेलेकोफिली, जूफिली, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली। तो देखिए, हाइड्रोफिली में जल के द्वारा पोलिनेशन होता है, एनिमोफिली में जंतुओं के द्वारा पोलिनेशन होता है, जूफिली में पक्षियों के द्वारा पोलिनेशन होता है, जबकि मेलेकोफिली में स्नेल, घोंघा के द्वारा पोलिनेशन होती है। तो स्नेल द्वारा पोलिनेशन की क्रिया को मेलेकोफिली कहा जाता है। सवाल है, बिना निषेचन फर्टिलाइजेशन फल के विकास को कहते हैं? ऑप्शन है अनिषेक जनन अर्थात पार्थेनोजेनेसिस, हेटेरोस्टाइली, अनिषेक फल अर्थात पार्थेनोकार्पी और एंजियोस्पर्मिक। तो बिना निषेचन के फल को विकास जो होती है उस प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाता है? पार्थेनोकार्पी, अनिषेक फल। चलिए, अब है फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? तो आपका ऑप्शन है आपके सामने नवासिन ने, स्ट्रासबर्गर ने, लीवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने। तो फर्टिलाइजेशन का खोज जो है वह फ्लावरिंग प्लांट्स में स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही ऑप्शन कि फर्टिलाइजेशन की खोज स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था। सवाल है, जब एक भ्रूणकोश अर्थात एम्ब्रायोसेक में भ्रूण यानी एम्ब्रायो की संख्या एक से अधिक होती है तब उस स्थिति को कहते हैं? आपका ऑप्शन है एम्ब्रियोजेनी, एम्फीमिक्सिस, एगेमोस्पर्मिक, पॉली एम्ब्रायोनी, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या कि एम्ब्रायोसेक में एम्ब्रायो की संख्या एक से अधिक, तो जब कोई भी एक से अधिक की संख्या में हो तो उसके लिए मूल रूप से पॉली का प्रयोग किया जाता है। तो एम्ब्रायो तो एक से अधिक जब है तो उसके लिए हम पॉली का प्रयोग करें, और एम्ब्रायो है अर्थात पॉली एम्ब्रायोनी, यानी कि एम्ब्रायोसेक में जब एक से अधिक एम्ब्रायो होगी तो उसे पॉली एम्ब्रायोनी कहा जाता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है साइट्रस अर्थात नींबू। नींबू पॉली एम्ब्रायोनी का एक अच्छा उदाहरण है। प्रागनलिका का माइक्रोपाइल से एम्ब्रायोसेक में प्रवेश कहलाता है? ऑप्शन है पोरोगेमी, जीनोगेमी, मीजोगेमी, डाइकोगेमी। तो प्रागनलिका का माइक्रोपाइल से एम्ब्रायोसेक में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया कहलाता है उसे पोरोगेमी कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि पोरोगेमी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रागनलिका का माइक्रोपाइल से एम्ब्रायोसेक में प्रवेश करता है, ठीक है। बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भूमि से ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र क्या होता है, भ्रूण से ऊपर आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है ऊपरी भूमिक, इपिजियल जर्मिनेशन, अधोभूमिक, हाइपोजियल जर्मिनेशन, जरायुज अंकुरन, विविपेरस जर्मिनेशन, और यहाँ है उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है, बीज पत्र भ्रूण से ऊपर आ जाते हैं, तो ऊपर मतलब ऊपरी भूमिक यानी भूमि के ऊपर, ऊपरी भूमिक, ठीक है। तो ये टेक्निक याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, कि अगर बीज अंकुरन के समय में क्या होता है, बीज पत्र अगर वो भ्रूण से ऊपर आ गया तो ऊपरी भूमिक, अगर ये ऊपर नहीं आया, ये नीचे चला गया तो अधोभूमिक, ठीक है। तो इसलिए आपका सही जवाब क्या होगा इसका? बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भ्रूण से ऊपर आ जाते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऊपरी भूमिक, ठीक है ना। तो यहाँ हम
3 तरह का जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी चर्चा कर दिया है। तो सबसे पहला है ईपीजीएल जर्मिनेशन। तो ईपीजीएल जर्मिनेशन में क्या होता है, तो इस प्रकार के अंकुरन में बीज का बीज पत्र अर्थात कोटिलीडन मिट्टी के ऊपर आ जाता है, तो ईपीजीएल जर्मिनेशन कहलाता है। और ईपीजीएल जर्मिनेशन को हाइपोकोटाइल जर्मिनेशन भी कहते हैं। उदाहरण है मूंग, उड़द, सेम। दूसरा हाइपोजीएल जर्मिनेशन। तो इस प्रकार के अंकुरन में बीज के बीज पत्र कोटिलीडन जो है वो क्या होता है, मिट्टी के नीचे ही रह जाता है। इसका उदाहरण है मटर, चना, मसूर, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा। और तीसरे तरह का जो जर्मिनेशन है जिसे बेबी पेरस जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार का अंकुरन में क्या होता है कि ये बीज फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है। तो जब बीज फल के अंदर ही अंकुरित हो जाता है तो ऐसे प्रोसेस को बेबी पेरस जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर सवाल है कि बीज के उस अंकुरन को जिसमें बीज पत्र भ्रूण से ऊपर आ जाते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा इसे ऊपरी भूमिक अर्थात ईपीजीएल जर्मिनेशन कहते हैं। सवाल है पॉली एम्ब्रायोनी पाई जाती है। तो पॉली एम्ब्रायोनी किस में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन है मक्का में, साइट्रस में, कोरकस में, कार्थेमस में। तो पॉली एम्ब्रायोनी साइट्रस में पाई जाती है, ठीक है ना। आवृत बीजियों अर्थात एंजियोस्पर्म में द्विनिषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। समझ गए, यानी कि सवाल है एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन द्विनिषेचन का खोज किसने किया था। ऑप्शन है स्ट्रासबर्गर ने किया था, जेसी बोस ने किया था, महेश्वरी ने किया था, या फिर नवासिन ने किया था। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन का खोज नवासिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है ना, याद रखना है। और अगर यह पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन का खोज किसने किया था, तो वो स्ट्रासबर्गर ने किया था, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन नवासिन। चलिए अच्छा सवाल है, 100 परागकण पोलन ग्रेन बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है 100, 50, 25, 20। तो बाबा इसमें भाग दीजिए ना, 100 में भाग दीजिए। तो भाग कैसे दीजिएगा, सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि सूत्री विभाजन अर्थात इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो मियोसिस सेल डिवीजन में हम जानते हैं 1 से 4 होता है। तो 1 था, उससे 4 बना, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो बनता है, तो ये प्रोसेस बनते बनते कहाँ तक वो पहुँच जाता है, ये 25 बार में चला जाता है। अर्थात 25 बार में क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है 100 बन करके तैयार होती है। यानी कि परागकण के लिए उसे 100 परागकण के लिए जो है 25 बार सूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ती है। द्विनिषेचन का अर्थ है, मतलब द्विनिषेचन का क्या अर्थ होता है। तो अब ऑप्शन आपके सामने दिया गया है कि 2 अंड अर्थात ओभा का संलग्न होना, फ्यूजन होना। दूसरा ऑप्शन है ओभा तथा पोलन ग्रेन के परागकण केंद्रों अर्थात पोलन न्यूक्लिया का संलग्न होना। तीसरा ऑप्शन है एक नर युग्मक अर्थात मेल गेमिट का ओभा से तथा दूसरे नर युग्मक का सिनर्जिड से फ्यूजन होना। और चौथा ऑप्शन बता रहा है एक नर युग्मक का ओभा से तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक से। तो बच्चों यहाँ जो यह ऑप्शन जो दिया गया है कि एक मेल गेमिट अर्थात नर युग्मक का ओभा के साथ में फ्यूजन और दूसरे मेल गेमिट का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन जो होता है उससे ही डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि एक क्रिया होती है सिनगेमी। सिनगेमी में क्या होता है कि एक मेल गेमिट और एक फीमेल गेमिट के फ्यूजन से जायगोट का निर्माण होता है। दूसरा क्रिया ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है कि एक मेल गेमिट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन कर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ आपका सही जवाब जो होगा वह सही जवाब क्या होगा कि एक मेल गेमिट का ओभा से तथा दूसरे मेल गेमिट का सेकेंडरी न्यूक्लियस से
फ्यूजन की जो क्रिया होती है उसे ही डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अर्थात ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमी इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, इसे ध्यान में रखना है। सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में N, 2N तथा 3N स्थिति मिलती है क्रमशः। यहाँ अब दिया गया है एंडोस्पर्म, न्यूसेलस, ओवा। सेकंड ऑप्शन ओवा, एंटीपोडल, एंडोस्पर्म, इंटीग्यूमेंट, सिनर्जीड तथा ओवा। और डी नंबर में है ओवा, न्यूसेलस, एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर देखिए N अर्थात ओवा जो होता है वह हमेशा हैप्लॉइड होता है, न्यूसेलस हमेशा डिप्लॉइड होता है और एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष जो होता है वही ट्रिप्लॉइड स्थिति में रहता है। तो ये जो क्रमबद्ध मिला हुआ है N, 2N, 3N की स्थिति में, तो इसका ऑप्शन डी नंबर होगा। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन के पश्चात ओव्यूल परिवर्तित हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात ओव्यूल जो है वह सीड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में परिवर्तित हो जाता है। बीजाणु ओव्यूल में अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस डिवीजन होता है। तो ऑप्शन है न्यूसेलस में, मेगास्पोर मदर सेल्स में, मेगास्पोर में, आर्कीस्पोरियम में। तो ओव्यूल में जो संरचना उपस्थित होती है जिसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है वह संरचना है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है, ये 2N स्थिति में होती है और इसमें मियोसिस सेल डिवीजन के फलस्वरूप 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर का निर्माण होता है। तो ऑप्शन सही क्या हो गया इसमें, मेगास्पोर, ठीक है। अब है टोटीपोटेंसी में निम्न में क्या होता है। ऑप्शन है फूल से फल का विकास, कोशिका से अंग का विकास, कोशिका से जीव का विकास, उत्तकों का कोशिका से विकास। तो टोटीपोटेंसी में कोशिका से क्या होता है, नए जीव का विकास होता है, ठीक है ना। अर्थात जितने भी पौधे होती हैं उन पौधों के प्रत्येक कोशिकाओं में एक ऐसी क्षमता होती है जो वह नए जीव को विकसित कर सकता है। तो पौधों के कोशिकाओं से नए जीव का विकास होना ही टोटीपोटेंसी की क्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन सी, कोशिका से जीव का विकास होता है। किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटीपोटेंसी होती है। कोशिका में टोटीपोटेंसी की संरचना होती है, यह किस वैज्ञानिक ने इस चीज को सिद्ध किया था। तो इस चीज को सिद्ध करने वाले प्रथम वैज्ञानिक का नाम स्टीवर्ड नामक वैज्ञानिक ने ही यह सिद्ध किया था कि कोशिका में टोटीपोटेंसी की क्षमता होती है, ठीक है। अब आगे, भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के नाम से कौन जाने जाते हैं, अर्थात एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। तो पी महेश्वरी एक ऐसे भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक माने जाते हैं उन्हें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी नंबर, पी महेश्वरी। अलग अलग समय में नर तथा मादा अर्थात मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का मैच्यूरेशन क्या कहलाता है। तो अलग अलग समय में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन का मैच्यूरेशन कहलाता है डायकोगेमी, ठीक है ना। यानी डायकोगेमी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन अलग अलग समय में मैच्योर